आवाज आ रही तुम लोगों को? अच्छा, कल दो क्वेश्चन लिखे थे मैंने। कल दो क्वेश्चन लिखे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो था, यानी सेकंड लास्ट जो प्रॉब्लम था, उसमें इक्वेशन ये आएगी। ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। लैग क्यों खा रहा है इसमें? लैग दिख रहा है। ये इक्वेशन आएगी, सबकी यही इक्वेशन आ रही है उसके अंदर। सबकी इक्वेशन यही आ रही है। ब्लर आ रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा दूर ज्यादा है ये सिस्टम, मेरे को दिख रहा है ये। चलो इसको आगे। ठीक। और एक लाइट कौन सी वाली है? उधर से बंद कर दो। फिर सर आप ज्यादा नीचे मत लिखना वरना वीडियो में नहीं आएगा। उधर वाली लाइट बंद कर दो। ठीक है, ये नहीं चलेगी। वो वाली कर दो। उधर से कोई ऑन है क्या? सब बंद है। वो ये वाली कौन सी? ये जो है लाइट्स, ये वाली ये वाली और ये वाली। और ये दोनों साथ में एक ही स्विच में। फिर मैं नीचे ऊपर वाला वो आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा ऊपर से। x equal to minus a times of a square plus b square upon a square minus b square। वीडियो में तो क्लियर है सर यहाँ पर। ये आपको उसमें दिख रहा है। आज क्या करूंगा, आज भी प्रैक्टिस ही होगी एलिप्स की, थोड़ी और प्रॉपर्टीज लिखूंगा एलिप्स में, कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा एलिप्स की। अच्छा, वीडियो और ऑडियो क्लियर दिख रहा है तुम्हें? वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है? नो, टू मच ब्लर, ब्लर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ब्लर दिख रहा है उसके अंदर। तो और इसको पास करो ना आप, इसको वो उसको छोड़ दो। तो फिर सर ये हेड आएगा ना वीडियो में। प्रैक्टिस है क्लास वैसे भी, छोड़ ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो जैसा भी चल रहा है ना उसको चलने दो। चलने दे, ठीक है सर, आप अपने अकॉर्डिंग कर लो जैसे भी करो। नहीं गिरेगा, पावर बैंक नहीं गिरेगा। इसको पास करो। अभी देखो तो, अभी क्लियर है? समवॉट बेटर। अब ठीक है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? किसको बोर्ड नहीं दिख रहा है? वो क्लियर तो दिख रहा है, बोर्ड मेरे को पूरा दिख रहा है एकदम। तो x इक्वल टू माइनस ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गई सबकी इक्वेशन। जो कल प्रॉब्लम दी थी दो, उनमें से एक की इक्वेशन ये आएगी। देन सेकंड वाला जो लास्ट क्वेश्चन था, वो हुआ कि नहीं हुआ? जो लास्ट क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, वो हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, 4 पाई गलत है। आंसर पाई एंड 2 पाई क्या गलत है? और कोई? अच्छा, मैं अभी भी उसका हिंट ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो लिखूंगा तो काफी लेंथी चला जाएगा। हिंट लिख रहा हूँ, जिसको सॉल्व करना है वो घर पे सॉल्व कर सकता है उसको। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी हमें, और इसका एलिप्स के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 पॉइंट्स दे रखे थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एसेंट्रिक एंगल्स दे रखे थे उन पॉइंट्स के, और हमारे को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज पूछी थी। यही क्वेश्चन था, सबको याद है क्वेश्चन? अच्छा, एलिप्स पे कोई भी पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा ऐसे लिया जा सकता है। इसको अगर मैं सर्कल में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पॉइंट ऑफ हम कर क्या रहे हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? सर्कल एलिप्स को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अल्फा बीटा गामा
डेल्टा। तो एलिप्स का पैरामीट्रिक पॉइंट अगर सर्कल के अंदर रखा तो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल जाएगी हमें। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यूज पूछ दी। यहां से मैं 4 रूट्स में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स हो सकते हैं। ऐसे हम सोच सकते हैं कि tan ऑफ, मतलब अगर मैं एक बाई क्वाड्रेटिक सोचूं तो वहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जैसी चीजें मिल सकती है। तो अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूशन करूंगा इसके अंदर तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, देन b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, 2g a cos थीटा प्लस 2fy, y की जगह b sin थीटा प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, cos को हाफ एंगल से tan में कन्वर्ट करने के लिए हम cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रख सकते हैं, जहां पे t tan थीटा बाय 2 है। cos को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 रख सकते हैं, एंड sin थीटा को हम 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रख सकते हैं। इनको तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक t में एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बन जाएगा, t में एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। देन ये एक्सप्रेशन लिखना तो ये तो तुम्हें पता ही है, इसको खोलते कैसे हैं। tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d को खोलते कैसे हैं, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4। ये मालूम है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है। अच्छा, tan के अंदर देखो ऐसे लिखा हो ना, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस ऐसे करके टर्म्स, तो उसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस, ऐसे आप जितने भी टर्म्स मिल रहे हैं हमें, और 1 माइनस s2 प्लस s4 प्लस s माइनस s6 अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ चलता रहेगा, ठीक है। where s represents sum of roots taken 1 at a time, 3 at a time, 5 at a time respectively। समझ गए। तो जैसे अगर मुझे tan ऑफ a प्लस b प्लस c लिखना है तो वो हो जाएगा मेरे पास में s1 आ जाएगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c, s3 मतलब तीनों रूट को एक साथ लिया तो tan a b c, tan a tan b tan c, अपॉन 1 माइनस s2, s2 होगा दो रूट्स का पेयर लेते गए तो tan a tan b tan b tan c tan c tan a। समझ गए, समझ आ गया। जस्ट अभी अभी मूवी है। यार इस रूम में नहीं रखनी चाहिए, इसमें नेटवर्क इशू बहुत रहता है, इसको मेरे फोन से कनेक्ट कर टाइम लगेगा। सो लेंदी, तो ये तो मैंने पहले ही बोला था, प्रॉब्लम वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा प्रॉब्लम आईटी में नहीं आएगा, बट मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि जैसे तुमने वो देखा था नॉर्मल के अंदर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया था, जब पैराबोला पढ़ रहे थे तो हमने नॉर्मल में क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया था। यार ये अभी भी लैग हो रहा है बहुत सर, वो तो नेटवर्क इशू है, चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क मेरा वाला कनेक्ट करो इसको, इसको कनेक्ट कर दो।
अभी आवाज आ रही है? जेई एडवांस में आ सकता है क्या ये क्वेश्चन? ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आएगा, पर एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये जरूर आ सकता है तुम्हारे। ये जो कंसेप्ट है ना, जैसे हमने पैराबोला के अंदर नॉर्मल पढ़ी थी, तो उसमें क्यूबिक इक्वेशन बनाई थी। टी के अंदर हमने क्यूबिक इक्वेशन बनाई थी, याद हो तो मैंने तुम्हारे को उसमें भी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, रूट्स वाला जो कंसेप्ट है ये, तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लग रहा है। ये बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्वियसली जेई में आ सकता है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन का टाइप बताने के लिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के एंगल से सोच सकते हैं। आंसर क्या है? आंसर आएगा 2n + 1 पाई, ठीक है। तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास में S1 में बनेगा tan α/2, tan β/2, tan γ/2, tan डेल्टा/2। यहाँ पे हमने जो tan θ/2 में इक्वेशन बनाई है, इसके रूट्स tan α/2, β/2 और γ/2, डेल्टा/2 है। इस इक्वेशन के रूट्स α/2, β/2, γ/2, डेल्टा/2 का tan ये है। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे पास में सम ऑफ रूट्स आएगा। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, 1 - 2 एट अ टाइम और 4 एट अ टाइम, ये सारे आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली। जो भी क्यूबिक टर्म का कोएफिशिएंट होगा, डिग्री 2 वाले का कोएफिशिएंट होगा, लीनियर का कोएफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगी, सभी से तुम निकाल सकते हो ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ये सारी टर्म्स निकल जाएंगी। यस और नो, निकाल लोगे कि नहीं? t की पावर 4 में इक्वेशन बना के यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये सारी निकाल लोगे कि नहीं? हो जाएगा ना? हाँ, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी ये जो लास्ट वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये जीरो हो जाएगी। तो अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो हो गई तो इसका मतलब हो गया ये जो क्वांटिटी है ये अनडिफाइंड है, और ये अनडिफाइंड कब होगी, जब ये जो एंगल है ये 2n + 1 π/2 हो। समझ गए? tan के अंदर का एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तभी ये आरएचएस में क्वांटिटी अनडिफाइंड होती है। समझ आ गया? तो एक्चुअली ये इससे रिलेटेड कांसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो हम बाई क्वाड्रेटिक ऐसे ही हाइपरबोला में आएगा, तुम्हारे भी हाइपरबोला चल रहा है ना? हाइपरबोला भी चल रहा है कि हो चुका है, पढ़ा दिया है? तो उसमें xy = c² वाला हाइपरबोला पढ़ा दिया कि बाकी है? वो xy = c² वाला पैराबोला हो गया या बाकी है? हाँ, तो उसमें बताएंगे, मतलब बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि उसका सर्कल के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तुम ये सोच सकते हो कि एक हाइपरबोला है और एक सर्कल है, तो 4 पॉइंट, जैसे एलिप्स में अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है एलिप्स को तो 4 पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे सर्कल अगर एलिप्स को इंटरसेक्ट करता है तो 4 पॉइंट आ रहे हैं इंटरसेक्शन वाले। वैसे ही अगर एक हाइपरबोला है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट आ सकते हैं इंटरसेक्शन वाले। तो वहां पर भी एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बनता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एलिप्स स्टैंडर्ड वाला ही है। इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए।
ये HM निकालना है इन दोनों लेंथ्स का, बताओ। टू ए नहीं, बी स्क्वायर बाय ए सही है, टू ए गलत है, बी स्क्वायर बाय ए सही है। हाफ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम सही है, बाकी बच्चे भी करो। ऑन एलिप्स ठीक है। पैराबोला में ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, पैराबोला की प्रॉपर्टी से भाई ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। ये पैराबोला वाली प्रॉपर्टी जैसी है, लेकिन वो उससे मत बोल देना कि उसमें ऐसा होता है तो इसमें भी वैसा होगा। तो तुमने उससे बोल दिया कि बी स्क्वायर बाय ए। सार्थक तुमने क्या प्रॉपर्टीज रट ली है क्या? ये डिराइव की अभी? ऑक्सिलरी सर्कल सर ने लिखवाई है कि प्रॉपर्टी? राहुल सर ने लिखवाई है, तो तुम्हारे को प्रूफ करना है। प्रूफ भी लिखवा दिया या वो बचा हुआ है? किसे प्रॉपर्टी लिखवाई थी? हाँ तो प्रूफ करो, प्रूफ करो इसको। अच्छा Q1, Q1 में किसको डाउट है? Q1 किसका डाउट है? तो HM निकालना है मतलब
ये फाइंड करना है हमें 1 by r1 plus 1 by r2 by 2 का इनवर्स, यानी 2 times mod r1 r2 upon mod r1 plus mod r2। ठीक है, ये निकालना हमें। दो नंबर्स a और b का HM क्या होता है? 2 times a 2 times ab upon a plus b, ये पता है ना HM वाला फॉर्मूला। नाउ r1 और r2 मैग्नीट्यूड वाली लेंथ देखनी हमें, तो उसने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला था, लेंथ ऑफ portion intercepted between focal chords and its points of intersection with ellipse। algebraically r1 पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा। ये वाली वैल्यूज तो मैग्नीट्यूड वाली है, algebraically r1 पॉजिटिव और r2 नेगेटिव होगा। तो r1 तो प्लस साइन के साथ खुलेगा और r2 माइनस साइन के साथ खोलना पड़ेगा। तो अगर मेरे को लिखना है तो हमारे को ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1 by r1 ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में तो ये आ गया 2 times r1 r2 upon r2 minus r1। तो अब इसको देखकर तुम्हारे को क्या लग रहा है? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स है, ये दिख रहा है? यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और एक नीचे डिफरेंस ऑफ रूट्स है। r में क्वाड्रेटिक बन जानी चाहिए, तो r में क्वाड्रेटिक चाहिए। इस पॉइंट से r डिस्टेंस आगे कोई भी पॉइंट ऐसे लिखा जा सकता है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस आगे कोई भी पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं हम। यूजिंग पोलर फॉर्म उसको ऐसे लिख सकते हैं। और स्पेशल बात क्या है, इस पॉइंट के अंदर ये एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स की इक्वेशन x² by a² plus y² by b² के अंदर तुम इस पॉइंट को रख दोगे तो यहां से ये r में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालोगे तो तुम्हारे पास में फाइनली b² by a आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफरेंस ऑफ रूट्स यहां से निकाल लोगे, r में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जैसे ये रखोगे पॉइंट तो r में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफरेंस ऑफ रूट्स, समझ गए? समझ आ गया सभी को? वन बाय r1 माइनस 1 बाय r2 नहीं आया तो हमें, तुम ऐसे देखो, हमें तो डिस्टेंसेस का HM पूछा था, बट जो हम इस पॉइंट से r डिस्टेंस आगे कोई पॉइंट लिखते हैं तो हम एल्जेब्रिक डिस्टेंस यूज करते हैं। तो y में अगर पॉजिटिव साइड बढ़ोगे ना तो वो तो पॉजिटिव r लेंगे, y में नेगेटिव साइड कोई पॉइंट चाहिए तो उसमें माइनस r यूज करना पड़ता है। ये चीज पता है ना? तो ये बेटा प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स हैं, ये प्रॉपर्टी है उनके प्रूफ है, थोड़ा तो लेंदी होगा बट ये कंपैरेटिवली बाकी मेथड से छोटा है। इसको तुम y बराबर mx प्लस c से भी कर सकते हो, पर ये उससे फिर भी छोटा पड़ेगा ये मेथड। बट यहाँ पे तुम्हारे पास बेसिक कंसेप्ट समझने में मैं तुम्हारे को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे को ऐसी टर्म्स दिखती है तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में कैसे सोचेंगे। अगर हमारे को 1 by r1 plus 1 by r2 जैसी चीज दिखती है, यहाँ पर तो बीच में माइनस आ गया इसलिए मेथड लेंदी हो गया थोड़ा सा, और अगर माइनस नहीं आता बीच में तो फिर तुम्हारे को थोड़ा सा इजी पड़ता, और वहां पे अगर मैं ये वाली फॉर्म यूज करूंगा तो मेरे को जल्दी से आंसर मिलेगा। समझ रहे हो? बेसिकली हम मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट में कैसी अप्रोच लगती है।
हाँ Q2 में ऑक्सिलरी सर्कल है, प्रूव करना है। You have to prove कि वो सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। प्रूव कर लिया है हर्ष? सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल आएगा, ये प्रूव कर दिया। ओके देन नेक्स्ट करो। हो गया तो नेक्स्ट करो। बाकी ये अच्छे प्रूव करो। टेंजेंट की इक्वेशन तुमने किस फॉर्म में लिखी है? थीटा वाली फॉर्म में लिखी है क्या? x ax x cos थीटा बाय y sin थीटा बाय v इक्वल्स टू 1 ये लिखी है क्या? हाँ नहीं मैं करूंगा उसको mx वाली फॉर्म से करूंगा। y इक्वल्स टू mx वाली फॉर्म से करेंगे उसको। mx प्लस माइनस a स्क्वायर b a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली जो फॉर्म है ना, तो उससे थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। अच्छा ये बता दिया क्या सर ने कि जो फोकल कॉर्ड का ये जो इंटरसेप्ट होता है इसके ऊपर इसको डायमीटर मान के जो सर्कल होता है वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है, ये प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है देन नेक्स्ट ये प्रूव करेंगे। Q2 Q2 किसको डाउट है? ओके तो एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स में टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आती है। एलिप्स के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। ये एलिप्स के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन आती है, पता है तुम्हें ना? अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, ये लाइन टेंजेंट है, इसके ऊपर कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर h कॉमा के, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से गिराया हमने? फ्रॉम फोकस है ना, तो AE कॉमा 0 से हमने वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया है, इसका हमें लोकस निकालना है। ये तुम किसको बता रहे हो? अभी देखते हैं, पर मेरे को जितना याद है ये नहीं आएगा, मैं देखता हूँ अभी कितना आ रहा है इसका आंसर। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन h के इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से आ जाएगी। अच्छा हमें h के रखना है, बाद में उसको x y रखना है, तो हम x y में ही चला सकते हैं इक्वेशन को। पहले हमें h के रखेंगे, देन वापस उसको x y से रिप्लेस करेंगे, तो उसको अभी से ही x y में ही रखते हैं। तो y माइनस mx
ये आ जाएगी। देन नेक्स्ट इक्वेशन, हमारे को पता है कि इस लाइन का स्लोप m है, तो इसके परपेंडिकुलर इस लाइन का स्लोप माइनस का 1/m होगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस का 1/m होगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो उससे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। लाइन की इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो टर्म्स को इधर लेकर आए, इसमें भी स्क्वायरिंग कर दी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, 2m xy माइनस का 2m xy कट जाएगा, 2m xy माइनस का 2m xy कट जाएगा, एंड लास्ट x m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो वापस 1 प्लस m स्क्वायर कॉमन x स्क्वायर, एंड a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस m स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन में से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, ठीक, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया हमने, समझ आ गया। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन, आगे प्रॉपर्टी याद रखनी, ऐसे मैनिपुलेशन दिमाग में आता ही नहीं है। फोटो परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस जनरली m और 1/m वाली इससे होंगे, क्योंकि जो तुम्हारी स्लोप वाली फॉर्म है टेंजेंट की, वो इस बात को अपने आप ले लेती है अपने अंदर के, यहाँ पे जो दूसरी वाली का स्लोप है अपने आप -1/m आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वैसे रूल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि सर ने बोल दिया तो कोऑर्डिनेट में सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, पर जनरली अगर फोटो परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो m वाली फॉर्म से आसानी से होगा, समझ गए। हाँ, आपको ऐसे पता कैसे चलता है कि हमेशा, क्योंकि ये आना चाहिए ना, रिजल्ट तो हमें मालूम है, तो फाइनल रिजल्ट मालूम है ना हमें क्या आएगा, तो लास्ट में कुछ ना कुछ कट पिट जाएगा अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट वाले का आंसर देखते हैं क्या आएगा, ये बच्चों का क्या नेक्स्ट वाले का आंसर। हाँ, नेक्स्ट वाले का सही है, नेक्स्ट वाले का जिसने बताया था, क्या होता है a स्क्वायर y स्क्वायर, ये उल्टे आ रहे हैं दोनों के, एक का आ रहा है b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर बाय y 4y स्क्वायर और a स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, सही है। b स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर एंड a स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, ये सही है, दोनों ही सही है मतलब। ये तुम क्लास में होते तो मैं प्रूफ दैट चेक कर पाता कि कर लिया है कि नहीं किया है, अभी चेक नहीं कर सकते इसको, तुम कर पाओ करोगे कि नहीं करोगे नोटबुक में।
कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करती है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट्स पे। b square n square k square a square equals to 4 times x square y square आएगा फिर 4 टाइम्स आएगा। Q3 में Q3 किसी का डाउट नहीं है? डाउट है Q3 में? Locus of midpoint of intersected portion of a tangent to an ellipse. अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं है ना कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये मिड पॉइंट होगा? किसी ने ऐसे तो नहीं किया है? ये वाला बात तो किसी ने नहीं किया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिड पॉइंट मान लिया। हमारा मिड पॉइंट मान लो कहीं यहाँ पे h k है, हमारे को इसका लोकस निकालना है और हमें पता है कि ये इंटरसेक्टेड पोर्शन का मिड पॉइंट है। अगर ये h k है तो ये पॉइंट पे 2h 0 और 0 2 के हो जाएगा। ये h k है तो ये पॉइंट 2h 0 और ये वाला पॉइंट 0 2 के आ जाएगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x upon 2h plus y upon 2k equals to 1। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म से। एंड देन ये लाइन स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये टेंजेंट है, तो एलिप्स की टेंजेंट होती है y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम कांस्टेंट टर्म पे कंडीशन लगा सकते हैं, हम इसको y बराबर mx की फॉर्म में चेंज कर दें इस लाइन को, तो y बराबर माइनस 2k अपॉन 2h x प्लस 2k। तो m वाली टर्म की वैल्यू ये आ गई, तो हमें पता है कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है।
m की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, लोकस आ जाएगा। m की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू मालूम है, लोकस निकल जाएगा, m एलिमिनेट हो जाएगा। साक्षी यहां से लोकस निकल जाएगा, ये m का काम करेगा, माइनस का k बाय h, उसको यहाँ रख देंगे, कांस्टेंट टर्म 2k उसको यहाँ रख देंगे, तो m एलिमिनेट हो जाएगा पूरी क्वेश्चन से। कांस्टेंट वाला क्या बोल रहे हो तुम? कांस्टेंट वाला कौन सा? कांस्टेंट कौन सा वाला, कौन से वाला? अरे ये c का काम करेगा ना, y बराबर mx प्लस c में ये c है, तो उसको c की जगह यहाँ रख देंगे, और m हमारा ये है कि माइनस का k है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन पैरामीटर फ्री हो जाएगी। क्यों रब कर दिया? अरे तो ये वही तो क्यों था जो लिखवा रखा था, ये तो क्यों लिखा हुआ था, ऊपर वाला करना है तुम्हारे को। अच्छा नहीं, वो दूसरा वाला था, पूरा हो गया। पहले वाले का आंसर, वो आंसर किया है बच्चों ने अभी। ठीक है, a cos थीटा b sin थीटा से होगा क्या? हाँ उसी से होगा, a cos थीटा b sin थीटा से ही होगा। हो रहा है, पर रेडियस में कैलकुलेशन हो गई। अच्छा a स्क्वायर y स्क्वायर, तो देख लो a स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, अगर मैंने एक्चुअली आंसर कैलकुलेट नहीं किया, वहां से a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर आएगा शायद, जो भी बताया था चैट में ऊपर था वो सही था। एक टर्म गलत आ रही है, आंसर एक टर्म गलत आ रही है, कौन से वाले की? ये जो अभी दिया है इसकी एक टर्म गलत आ रही है क्या? 5 की, हाँ गलत तो नहीं आएगी बट सही आएगी, प्रॉपर्टी है ये भी, एक्चुअली ये भी एक प्रॉपर्टी है।
और इतनी हाँ थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, फिफ्थ में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, ब्लर हो रहा है, ब्लर दिख रहा है क्या मुझे, क्योंकि यहाँ से क्लियर दिख रहा है ये। ब्लर दिख रहा है, क्लियर है। R1 माइनस R2 इक्वल्स टू C1 C2, हाँ वो भी लगा सकते हो, वो उससे कर सकते हो बट उससे लेंथी होगा। कॉमन कॉर्ड कॉमन टेंजेंट हो जाए उससे मेरे ख्याल से ज्यादा आसान पड़ेगा। जो अंदर वाला सर्कल है वो ये तो दिख ही गया होगा तुम्हारे को कि इंटरनल कांटेक्ट हो रहा है, इंटरनल कांटेक्ट हो रहा है, ये तो दिख ही गया होगा सबको। जो ये एलिप्स है और ये फोकस से पॉइंट थीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये एक सर्कल बन रहा है और ऑक्सिलरी सर्कल को फिर वो इंटरनली टच करेगा एक पॉइंट के ऊपर, ये तो सभी को दिख गया होगा। इतना पोर्शन तो दिख ही गया सबको कि नहीं दिखा ये भी। तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन टेंजेंट हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा, जो इनकी कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन टेंजेंट हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा, वो प्रूव करना है तुम्हारे को। कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। अब तुम्हारे को ये प्रूव करना है कि उसका किसी एक सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस उसकी रेडियस के बराबर है, समझ गए, समझ आ गया। ये मेथड पता है कि नहीं पता है, दो सर्कल टच कर रहे हैं तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि उनकी कॉमन कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस का क्या, जैसे ये दो सर्कल है ये दोनों इंटरनली टच कर रहे थे, जो कॉमन कॉर्ड है यही कॉमन टेंजेंट होगी। कॉमन कॉर्ड हम S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं, तो उसका किसी भी एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर आ जाए तो ये कॉमन कॉर्ड कॉमन टेंजेंट भी हो जाएगी। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिखने से तो हमें सिर्फ ये पता चला कि ये लाइन कॉमन कॉर्ड है, अभी हमें प्रूव करना है कि यही कॉमन कॉर्ड कॉमन टेंजेंट भी है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी एक के सेंटर से रेडियस के बराबर चेक कर लो तो वहां से प्रूव हो जाएगा। F1 F2 फोकस है, अरे a cos थीटा b sin थीटा लोगे ना, x y क्यों लोगे, कैलकुलेशन ज्यादा है बट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा।
डायमीटर वाले फॉर्म से ही आएगी इक्वेशन जल्दी। तो शुड आई सॉल्व या और 2 मिनट 3 मिनट दूं? 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट या मैं सॉल्व करूं? समवन इज राइटिंग वेट। हो गया सॉल्व। होम वाला है, होने वाला है। ओके वेट करते हैं थोड़ा सा और। जिसका हो गया देन 6 क्वेश्चन करो, Q6 करो। सॉल्व करें। बहुत कैलकुलेटर का सर। ए और बी, एलिप्स के ए बी हैं। B1 तो मैंने कहीं नहीं लिखा है। PF1 PF2 है वो, ठीक है। F1 F2 फोकस है। Q5 किसका बच गया है या किससे नहीं हुआ है? Q5 किसका बच गया है? किसको डाउट है? तो पॉइंट P A cos थीटा B sin थीटा और फोकस हमारा AE, 0 ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल की इक्वेशन को हम S1 सर्कल को हम लिख सकते हैं x minus A cos थीटा x minus AE plus y minus 0 y minus B sin थीटा equals to 0। ये लिख सकते हैं हम डायमेट्रिक फॉर्म से। एंड दूसरा वाला सर्कल तो ऑक्सिलरी सर्कल है, तो उसको हमने S2 बोल दिया, x square plus y square equals to a square। दूसरे सर्कल को हमने x square plus y square equals to a square लिया हुआ है, वो तो ऑक्सिलरी सर्कल है। नाउ इसमें क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा माइनस का a कॉमन ले लो तो c plus 1 c plus e, c हम cos थीटा को बोल रहे हैं, x plus a square ce। ये आएगी इक्वेशन। सारी टर्म्स को खोल दिया तो ये इक्वेशन आएगी। अगर हम cos थीटा को c बोल दें तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है ये। तो इसको हमने फिर ऐसे लिख लिया। अब s1 minus s2 equal to 0 किया तो ये वाली टर्म x square y square वाली टर्म तो कट जाएगी और हम एक काम करते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि x और y के कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए। तो a
c प्लस ई एक्स प्लस बी वाई एस, हम साइन थीटा को एस बोल देते हैं, माइनस ए स्क्वायर सीई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी फाइनली कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन कॉर्ड, दोनों सर्कल के बीच की। इस कॉमन कॉर्ड का मैं चाहूं तो इन दोनों सर्कल्स में से किसी से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं, पर इजी कौन सा रहेगा? मैं चाहूं तो s1 और s2 दोनों में से निकाल सकता हूं, पर इजी कौन सा पड़ेगा? 0 0 वाला s2 इजी पड़ेगा, दिख रहा है तो सभी को। s2 से निकालना अकलमंदी वाला काम होगा, s1 में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस कॉमन कॉर्ड का अगर इसके सेंटर से डिस्टेंस a के बराबर आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइन आ रही है कॉमन कॉर्ड, यही टेंजेंट है। तो जो हमारा सर्कल है वो इंटरनली टच कर रहा है ऑक्सिलरी सर्कल को, ये प्रूव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये 0 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वो हमारा a स्क्वायर 1 प्लस सीई तो इसको तुम मैनिपुलेट करोगे तो तुम्हारे पास में ये a 1 प्लस सी आएगा, तो 1 प्लस सी कट जाएगा, एक a कट जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनली ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये a के बराबर आ जाएगी। कर लोगे कि नहीं? इसको कर लोगे या नहीं? ये इसके आगे की भी पूरी कैलकुलेशन करूँ? जिनका डाउट था इसके अंदर कर लोगे? हाँ, के की वैल्यू बतानी है तुम्हारे को। के इक्वल टू 4 सही है, के इक्वल टू 4 सही है।
k इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया? Q7 बहुत इंटेलिजेंट गेस वर्क लगेगा इसके अंदर। Q7 के अंदर बहुत इंटेलिजेंट वाला गेस वर्क लगेगा। नहीं आया? इसका डाउट है Q7 के अंदर? Q7 डूइंग ठीक है, तुमने लिखा ना डन। अच्छा मैं वो वाला बोल रहा हूँ 6 वाले में k इक्वल टू 4 वाले में किसको डाउट है? Q6 में किसको डाउट है? इसमें k इक्वल टू 4 आ रहा है आंसर, उसमें किसको डाउट है? अच्छा उस दिन मैंने बताया तो था इसका फोकल डिस्टेंस a1 plus e cos थीटा a1 minus e cos थीटा आती है। a1 plus e cos थीटा और a1 minus e cos थीटा ये बताई थी फोकल डिस्टेंसेस पॉइंट p की। अगर p हमारा थीटा है तो p अगर हमारा पॉइंट थीटा है तो ये जो डिस्टेंस होगी pf1 minus pf2 का होल स्क्वायर, ये 2a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगी, 2a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगी। a वाली टर्म तो कट जाएगी, एक ae cos थीटा एक माइनस ae cos थीटा, इन दोनों का डिफरेंस 2ae cos थीटा आ जाएगा। यस और नो? एक a 1 plus e cos थीटा है और दूसरी a 1 minus e cos थीटा है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2ae cos थीटा आ जाएगा। तो ये तो LHS हो गया। अब RHS पे आते हैं, तो RHS में बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे टेंजेंट लिखी पॉइंट P थीटा, तो टेंजेंट की इक्वेशन x cos थीटा by a plus y sin थीटा by b इक्वल्स टू 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। एंड इसका सेंटर एलिप्स का सेंटर 0,0 तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा हमारे पास में d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय s स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, जहां पे c हमारा cos है और s हमारा sin थीटा है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से इस लाइन का निकाला हमने, समझ गए? अब क्वेश्चन की तरफ देखो, यहाँ पे RHS के अंदर 1 by d स्क्वायर है और d स्क्वायर उसके न्यूमरेटर में, तो पहले तो 1 by d स्क्वायर लिख लेते हम, क्या आएगा 1 by d स्क्वायर आएगा c स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर by b स्क्वायर। तो अगर एलसीएम लिया और b को इधर भेज दिया तो 1 d स्क्वायर by d स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ sin थीटा की वैल्यू 1 सही है, ये आ जाएगा 1 माइनस, अच्छा हमें 1 माइनस चाहिए, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा RHS है हम वैसा ही बना रहे हैं हम इसको। अब पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर एलसीएम ले लिया, cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बन जाएगा, ये कट जाएगा,
a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर होता है, कर लोगे अब इसके आगे a स्क्वायर e स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे a स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, sin थीटा इक्वल टू 1 थीटा, सब थीटा कितना आ रहा है, हाँ तो sin थीटा इक्वल टू 1 थीटा ट्रिवियल है पूछना, थीटा 90 आ रहा है ना, ठीक है थीटा 90 आएगा, क्लास में कितना टाइम है, कोई तो 8 घंटा 8 मिनट हो गए आपको 6:39 हो गया तो 45 तक है ना 6:45 टाइम में आपको बोला वो 1.25 घंटा और 1 घंटा 8 मिनट तो मतलब कितना टाइम होगा टोटल 6:45 तक है ना क्लास 6:30 5 मिनट और 45 मिनट ये लास्ट क्वेश्चन आया आया अच्छा एक क्वेश्चन फिर से होमवर्क पे ले रहा हूँ, ये तो अभी लिखा है, रिफ्लेक्शन कमिंग नॉट एबल टू रीड, एक लाइन ऑन कर दो, दूसरी लाइन का अभी दिख रहा है क्या, if points xi, yi मैं पढ़ के बता देता हूँ,